फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगने वाली है, कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। इधर महाकुंभ शुरू हुआ, उधर पीएम मोदी ने वो किया है जो कोई कर ही नहीं सका। राहुल गांधी छुट्टी मनाते रह गए। मोदी ने धर्म और कर्म का कैसे झंडा गाड़ दिया, आज आपको दिखाऊंगा। पाठशाला में महाकुंभ का वो चैप्टर जो हर सनातनी को गर्व से भर देगा, आज वो भी आपके लिए लाया हूं। महाकुंभ में सीएम योगी का ऐसा तगड़ा इंतजाम कि विदेशी भी बम बम हो गए। अगले 45 दिन में कुंभ में ऐसा क्या क्या होगा जो दुनिया में कभी ना हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा कश्मीर में पीएम मोदी का वो काम कि घोर विरोधी को बोलना पड़ गया। गजबे हैं मोदी जी। 2100 रुपए के बाद केजरीवाल का वो नया ट्रम्प कार्ड जो दिल्ली चुनाव जिता देगा क्या? बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए कौन सा सीक्रेट प्लान बनाया है, आज इसका चैप्टर भी है। और अमेरिका में वो कांड की शपथ ग्रहण के पहले ही ट्रंप के पसीने छूट गए हैं। वो आग जो डोनाल्ड ट्रंप की सारी खुशियां भस्म कर देगी क्या, आज उसका चैप्टर भी होगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई। एक तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट जीतने का दावा किया। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने की बात कह दी। ब्रजेश पाठक दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में विपक्ष तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा भाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर सीएम सिद्धारमैया ने तंज कसा है। सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, इसके बावजूद कई लोग ऐसी खबरें दे रहे हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होना है। सिद्धारमैया ने साफ किया है कि उनके और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलों को बेबुनियाद बताया। बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को पर रोक लगी है और ऑपरेशन के दौरान 60% पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने पूर्वी बॉर्डर पर चीन के साथ विवाद सुलझने की भी बड़ी उपलब्धि बताया है। गुजरात के द्वारका में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आज बेट द्वारका इलाके में अवैध तरीके से बनाई गई एक मजार पर बुलडोजर एक्शन हो गया। आरोप है कि यह दरगाह जीएमबी यानी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड की जमीन पर बनी हुई। पिछले 3 दिनों में बेट द्वारका इलाके में अवैध रूप से बने करीब 200 घरों को ढा दिया गया है और हजारों वर्ग किलोमीटर की सरकारी जमीन को खाली कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब पर प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि साधु संतों के सुझाव के बाद शराब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्दी फैसला लिया जा सकता है। एमपी में धार्मिक शहरों में शराब पर बैन लगाने की काफी समय से डिमांड रही है। चर्चा है कि एमपी के 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर बैन लग सकता है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। इधर महाकुंभ शुरू हुआ, उधर पीएम मोदी ने वो किया जो कोई ना कर सका। राहुल गांधी छुट्टी मनाते रह गए। मोदी ने धर्म और कर्म दोनों का झंडा कैसे गाड़ दिया। पाठशाला में महाकुंभ का वो चैप्टर जो हर सनातनी को गर्व से भर देगा। महाकुंभ में सीएम योगी का ऐसा तगड़ा इंतजाम कि विदेशी भी कैसे बम बम हो गए। और पहले दिन रिकॉर्ड, अगले 45 दिन में कुंभ में ऐसा क्या क्या होगा जो दुनिया में कभी ना हुआ। सबसे पहले इसका चैप्टर। भाई बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी चीजें की हैं जिनको देखकर कई बार पब्लिक खुद बोलती है कि गजब ही किए हुए हैं बॉस। ऐसा भी हो सकता है, सोचा ही नहीं था पब्लिक ने। ऐसे ही कामों की लंबी लिस्ट में धर्म और कर्म को तराजू पर बैलेंस करते हुए चलना भी शामिल है। मतलब एक तरफ सनातन और अध्यात्म को मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ते, ये तो 10 साल से लोग देख ही रहे ना भाई। और दूसरी तरफ विकास के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो ऐसे घोंगे की रफ्तार से हो रहे थे पिछली सरकारों में कि हम और अब शायद अगर उसी रफ्तार से काम चलता ना तो देख भी नहीं पाते कि यह सब हो रहा है। नरेंद्र मोदी की इसी ग्रैंड और सबसे अलग सोच का नतीजा है कि आज देश में भव्य महाकुंभ भी हो रहा है और कश्मीर में बॉस ऐसा विकास हो रहा है कि मोदी के घोर विरोधी को बोलना पड़ रहा है, इंडिया अलायंस वालों को बोलना पड़ रहा है कि भाई गजब ही किए हुए हैं मोदी जी। पीएम मोदी को का फंडा क्लियर है कि सनातन मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। मतलब दोनों मिले हुए हैं, पैरेलल हैं। पीएम मोदी विकास और अध्यात्म को अलग अलग लेकर नहीं चलते। वो मानते हैं कि दोनों का संगम एक ही जगह पर होना है।
इसलिए आप देखिए कि आज जहां तीर्थराज प्रयाग में 144 साल बाद हो रहा महाकुंभ शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ कश्मीर में पीएम मोदी ने उस टनल का उद्घाटन कर दिया जिसका इंतजार देश को बरसों से था। जिस टनल का काम सालों से लटका हुआ था, ऐसा लटका हुआ था जैसे नरेंद्र मोदी को जीतता देखने के बाद विपक्ष के नेताओं का चेहरा लटक जाता है। वो भी कोई मामूली टनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण टनल था, लेकिन चला जा रहा था, काम हो ही नहीं रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। काम हो रहा है तो हो ही रहा वाला हिसाब चल रहा था। आज उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी। यही बात पीएम मोदी कई बार कहते भी हैं कि शायद नियति ने तय कर दिया है कि देश के बड़े बड़े काम उन्हीं के हाथों से संपन्न हो, फिर चाहे वो 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हो, 144 साल के इंतजार के बाद महाकुंभ का आयोजन हो, या फिर कश्मीर में 12 साल के इंतजार के बाद टनल का उद्घाटन। यानी एक तरफ टनल का उद्घाटन, दूसरी तरफ महाकुंभ का आयोजन। पीएम मोदी ऐसे ही देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो एक कदम विकास के लिए बढ़ाते हैं, दूसरा कदम सनातन के लिए। इसलिए आज जब पीएम मोदी कश्मीर में टनल का उद्घाटन कर रहे थे तो वहां से भी महाकुंभ का जिक्र करना नहीं भूले हो। सुनिए पीएम मोदी ने कश्मीर से कुंभ पर क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि महाकुंभ के पहले दिन क्या क्या हुआ, पहले दिन ही महाकुंभ में कौन कौन से रिकॉर्ड बन गए, और फिर आऊंगा कश्मीर पर। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए। साथियों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने आज कश्मीर में कौन सी टनल का उद्घाटन किया, उस टनल से कैसे भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी, आज उसका चैप्टर आगे खोलो। लेकिन पहले बात महाकुंभ की बॉस। आज पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ ही विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की शुरुआत होगी। 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ की शुरुआत जबरदस्त हुई है। पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान कर लिया। 1.5 करोड़। 45 दिन चलना है इसको। 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो पहले ही दिन 1.5 करोड़ है, तो सोचिए बाकी 45 दिन में क्या होगा। और इन 45 करोड़ लोगों में देश के अलावा दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। मतलब दुनिया में भारत का और भारत की सनातनी परंपरा का डंका बज रहा है। महाकुंभ में पहले ही दिन ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि देखकर आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आज आपको ऐसा चैप्टर दिखाऊंगा महाकुंभ का कि आपको लगेगा कि बॉस ऐसा लग रहा है कि हम खुद महाकुंभ में, और कोई तो गया नहीं है, तो हम आपको पाठशाला के जरिए महाकुंभ में लेके चलेंगे और पूरा महाकुंभ लगातार पाठशाला में कवर करेंगे 45 दिन। श्रद्धालुओं ने इंतजामों को देखकर मोदी योगी के लिए आज क्या कहा, महाकुंभ पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं के होश कैसे उड़ गए, महाकुंभ में मोदी योगी की जोड़ी ने कैसे भव्य से बनाया, एक एक डिटेल आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन विस्तार से चैप्टर खोलने से पहले आज की एक झलक देखिए। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जिम्मेदारी मोदी की टीम के खास प्लेयर यानी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाकर जैसे सेंचुरी मारना होता है ना भाई, कि बड़ा चैलेंज है, वैसा काम है सीएम योगी के लिए। और इसलिए टीम योगी ने भी घोड़े खोल रखे हैं इंतजामों को पुख्ता बनाने के लिए। दूसरी बात यह है कि योगी खुद एक संत हैं, एक योगी हैं। तो एक योगी अगर कुर्सी पर है तो संपूर्ण सनातन समाज की उम्मीद बढ़ गई कि भाई अगर योगी जी के रहते बढ़िया नहीं होगा तो कैसे होगा, मोदी जी के रहते बढ़िया नहीं होगा तो कैसे होगा। संपूर्ण संत समाज यही उम्मीद लगाए बैठा है कि एक योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए महाकुंभ और भव्य और दिव्य होने वाला है। और पहले ही दिन सीएम योगी संतों की इस उम्मीद पर खरे उतरे, क्योंकि महाकुंभ में पहले ही दिन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के पवित्र स्नान कर लिया। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने भी लिखा
कि मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रथम स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने में सभी विभागों को हृदय से साधुवाद। पुण्य फले महाकुंभ चले, सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व। तो ये उन्होंने आज सोशल मीडिया पे लिखा। आज महाकुंभ में पहला स्नान था। पौष पूर्णिमा के स्नान में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आप सोचिए कि जब आप और हम सुबह सुबह रजाई में दुबके हुए थे, सोच रहे थे कि बहुत ठंड है बॉस, कौन बाहर निकले, कौन ऑफिस जाए, तब करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे। सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी, मतलब बस आने ही वाली थी, उसके पहले सनातनी पहुंच गए थे। और महाकुंभ में एक साथ लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई सुबह सुबह। आप देखिए ना बॉस, अंधेरा ही है, लाइट जल रही है, उसी में सब पहुंच गए डुबकी लगाने के लिए कि जैसे पहली किरण आएगी हम तभी डुबकी लगाएंगे। जैसे जैसे उजाला होता गया वैसे वैसे महाकुंभ में संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें संगम तट पर एक साथ लाखों श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। आप देखिए ना बॉस, क्या भीड़ है, एकदम फिल्मी सीन लग रहा है। लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई अफरा तफरी नहीं है, पूरी व्यवस्था है। जिस वक्त संगम पर लाखों लोग डुबकी लगा रहे थे, उसी वक्त लाखों लोग संगम तट की तरफ बढ़ भी रहे थे। एक वीडियो आप देखिए, महाकुंभ में पांटून पुल पर लोगों का तांता लगा हुआ है। हर कोई संगम की तरफ जा रहा है ताकि महाकुंभ के पहले दिन स्नान का पुण्य कमा सके। इसी पुल के बारे में ना लोग लिख रहे थे कि पुल नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बन तो गया पुल बॉस, लाखों लोग आके चले भी गए इससे। यही सनातन की ताकत है बॉस, जो महाकुंभ में पहले ही दिन दिख गई। तस्वीरें बता रही हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि वो चुंबक है जो करोड़ों सनातनियों को अपनी तरफ खींच रहा है। महाकुंभ सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मेला नहीं है, वो धार्मिक कॉन्सर्ट है जिसके आगे बड़े बड़े रॉक कॉन्सर्ट पानी भरते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का ऐसा खुमार है कि जैसे हर सड़क, हर रास्ता संगम की तरफ जा रहा है। अलग अलग अखाड़ों के साधु सन्यासी भक्त भाव में नाच रहे हैं। साग लग जाएगी, क्योंकि जो सावन के महीने में कांवड़ लेके कांवड़िए जाते हैं, उस पर जब पुष्प वर्षा होती है लोगों को तभी आग लग जाती है। अब ये हो रहा है तो लोगों को और आग लगेगी। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए, इस तरह महाकुंभ में आने वालों का स्वागत हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने ऐसे स्वागत की कल्पना भी नहीं की, लेकिन सीएम योगी ने उससे कहीं ज्यादा तगड़े इंतजाम किए। महाकुंभ जब शुरू नहीं हुआ था तो अखिलेश यादव ने इसके इंतजामों को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन महाकुंभ में पहले ही दिन आए श्रद्धालुओं ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। श्रद्धालु कह रहे हैं भाई कि महाकुंभ में कैसा इंतजाम है, देखना चाहिए। आप सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। बहुत खुश हुए हम यहाँ आके, अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इधर महाकुंभ का जो गवर्नमेंट ने किया है, बहुत अच्छा। ऐसा मौका पूरा जीवन में बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। मैं भी कबो ना मिल रहा है। हाँ, कोनो दिक्कत ना भइल है, कोनो आवे में दिक्कत ना भइल है, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम ट्रेन से एकदम बढ़िया से आराम से बनी जा। ट्रेन की भी व्यवस्था है। हाँ हाँ, एक संगम में भी व्यवस्था है। हाँ, एक बिल्कुल देखिए, जो मेरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। अरे बस बाबा, योगी बाबा की कृपा है, योगी बाबा का सब महत्व है। योगी महाराज की जय। मोदी, हमारे मोदी जी। अच्छा, कैसी व्यवस्था लग रही है, कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी है, इतनी सुविधाएं, इतने सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको कैसी व्यवस्था लग रही है? महाकुंभ बहुत अच्छी लग रही है कि सरकार तो जिंदाबाद। अभी आप लोगों ने महाकुंभ में नहाया इससे पहले? अभी नहाए जा रहे हैं, अभी नहाने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से। आप कहाँ से आ रहे हैं? प्रोयावास से। योगी जी की व्यवस्था बहुत ओके है, नंबर 1। हम लोग बंगाल से आए, लेकिन बंगाल का जो परिस्थिति है अभी का, योगीराज को हम लोग भगवान समझते हैं, समझे ना? हाँ, भगवान समझते। इतना बड़ा परिसर में का बंगाल में हो रहा है, गंगा सागर मेला है, उससे काफी 10 गुना बड़ा है, लेकिन इतना सुंदर व्यवस्था है ना। जय योगीराज की जय। व्यवस्थित ढंग से जो है ये व्यवस्था बनाई है। लाखों करोड़ जो है श्रद्धालु जो आएंगे और गंगा स्नान के लिए जो है। व्यवस्थाएं तो इधर बहुत अच्छी है, हर एक चीज की है, रहने के लिए भी किया हुआ है, खाने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ
अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, रास्ते भी अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। आप आइए, नहाइए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अच्छा लग रहा है। यानी आप खुद देखिए, भक्त गदगद है, ऊपर से फूल बरस रहे, जमीन पर टाइट व्यवस्था है, और चाहिए क्या पब्लिक? और पब्लिक खुद कह रही है कि बढ़िया इंतजाम है। अखिलेश यादव को पता नहीं क्या दिक्कत है, लिखे जा रहे हैं कि ये गड़बड़ वो गड़बड़। पब्लिक को गड़बड़ नहीं लग रहा। और इन सब का श्रेय अगर किसी को सबसे ज्यादा जाता है तो वो पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को जाता है। पीएम मोदी ने खुद एक एक चीज का ब्यौरा लिया, सीएम योगी ने खुद खड़े होकर एक एक काम कराया। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ को दुनिया का सबसे भव्य, दिव्य और व्यवस्थित आयोजन बनाने में दिन रात एक कर दिया। महाकुंभ को सफल बनाने की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली। लगातार प्रयागराज पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया और अब सनातन के सबसे बड़े आयोजन का आगाज हो गया। आपको महाकुंभ का एक नंबर गेम भी दिखाता हूं जिसमें हर नंबर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भाई, अगले 45 दिन के दौरान 45 करोड़ से ज्यादा देशी विदेशी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह संख्या 193 देशों की आबादी से ज्यादा है बॉस। मतलब बड़े बड़े देशों में इतनी आबादी नहीं है जितने वहां पर जाएंगे और डुबकी लगाएंगे लोग। इस बार महाकुंभ के आयोजन पर करीब 6,382 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इतने पैसों से 5 नए संसद भवन बन सकते हैं। आप सोचिए कितना भव्य आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में 45 दिन के दौरान कुल 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान, जो दिल्ली के बजट का करीब 3 गुना है। महाकुंभ का आयोजन कुल 4,000 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। महाकुंभ में जो टेंट सिटी बसाई गई है उसमें कुल 1.5 लाख टेंट लगे हुए हैं। महाकुंभ में करीब 10,000 संगठन आए हैं जो रोजाना लाखों लोगों को मुफ्त भोजन और अन्य सेवाएं दे रहे हैं। महाकुंभ परिसर में 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। 5 लाख तो गाड़ियों की पार्किंग के लिए 102 पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। भाई, महाकुंभ के लिए 7,500 बसेस चल रही हैं। कुल 40,000 पुलिसकर्मी महाकुंभ की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इसके लिए महाकुंभ की हाईटेक सुरक्षा में 2,700 AI कैमरे लगाए गए। महाकुंभ में 400 डॉक्टर, 700 पैरामेडिकल स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल की तैयारी है बॉस। और इसीलिए पब्लिक कह रही है कि बहुत बढ़िया इंतजाम है। इतने तगड़े इंतजामों का ही नतीजा है कि आज आगाज के साथ ही महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की तारीफें होनी शुरू हो। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसमें कमियां निकालनी है। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह अलग बात है कि अखिलेश अपने दौर में हुए कुंभ में बदइंतजामी का चैप्टर भूल जाते हैं। अखिलेश ने कुंभ में आए एक आदमी का वीडियो शेयर किया जिसमें वो आदमी परेशान सा दिख रहा है। इस वीडियो के जरिए अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ में लोग परेशान हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा समाजवादी पार्टी का गजब कारनामा भी। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, कब का वीडियो, ये तो नहीं पता, लेकिन 1.5 करोड़ लोग आए बॉस। आज उन्होंने डुबकी लगाई। संभव है कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो बिना पानी पिए रह गए होंगे। आप खुद सोचिए ना बॉस कि 1.5 करोड़ लोग आए, वहां पानी की व्यवस्था नहीं होगी। इतने टॉयलेट बन रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था हो गई और पानी नहीं होगा पीने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कह दिया कि कुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं। इसी महाकुंभ में अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर किसी भी शिविर में इष्ट देव की स्थापना होती है, अपने आराध्य की स्थापना की जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अलग लेवल पर चली गई। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित कर दी। पब्लिक कह रही है कि भाई मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी, इनका वहां क्या काम है कुंभ में, इनकी मूर्ति क्यों लगी है, पब्लिक पूछ रही है। एक बार रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
आज अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर लगाई गई है। और आप तस्वीरें सामने देखिए कि यहाँ पर बाकायदे एक कुटिया बनाई गई है और इस कुटिया के अंदर मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए खुद माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर नेताजी यानी धरती पुत्र जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई। आमतौर पे किसी भी शिविर के अंदर जो इष्टदेव होते हैं उनकी स्थापना की जाती है, धर्म ध्वजा फहराई जाती है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से बाकायदे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की गई। महाकुंभ शुरू होने से पहले संगम के जल को लेकर भी बहुत माहौल बनाया गया था कि यह जल स्वच्छ नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। लेकिन सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा था कि उन्होंने खुद संगम तट पर जाकर जल देखा, स्नान किया, आचमन किया और इस आचमन से वो तो बीमार पड़े नहीं। योगी आदित्यनाथ ने संगम के जल को लेकर दुष्प्रचार करने वालों की भी क्लास लगाई। महाकुंभ में मौजूद हमारे संवाददाता ने जब श्रद्धालुओं से इस पर सवाल किया कि भाई क्या आप लोगों को पानी गंदा लग रहा है, आचमन के लायक है नहीं क्या, तो पब्लिक खुद सीएम योगी के दावे का रियलिटी चेक कर रही है और कह रही है कि संगम का पानी तो एकदम झकाझक साफ है। श्रद्धालुओं ने बिना डर और हिचक के इसका आचमन किया है। सुनिए, पब्लिक खुद बता रही है। ये यहाँ पर जो संगम का जल है क्या नहाने योग्य आप लोगों को लग रहा है? साफ सफाई बहुत सुंदर है। आज से कई पहले पर हम जो देखे हैं और अभी जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर व्यवस्था। आचमन कर रहे हैं, आचमन किया जा रहा है, आचमन करने लगा, बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा। मुझे एक बात और बताओ, यहाँ रुका है भाई, कोई रुका है यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में? यहीं रुके हैं। हाँ, यहीं रुके हैं, सब रुके हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। अब बताइए, पब्लिक कह रही है सब बढ़िया है, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सब गड़बड़ है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए ऐसे फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कुंभ को लेकर सीएम योगी पुरानी धारणाओं को भी तोड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में तो कुंभ की ऐसी छवि बनाई गई जैसे कुंभ में सब लोग बिछड़ने ही आते हैं। इसी डर से कई लोग कुंभ में आने से भी कतराते हैं। लेकिन महाकुंभ में बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले दिन 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ आई। 1.5 करोड़ में मात्र भीड़ में से 250 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। लेकिन महाकुंभ मेला प्रशासन ने ऐसे तगड़े इंतजाम किए हुए हैं कि ज्यादातर लोग अपने परिवार से फिर से मिल गए। इसलिए महाकुंभ में भूला भटका कैंप बनाया गया था। इसके अलावा मेले में वॉच टावर्स लगे हुए हैं जिससे क्राउड मैनेजमेंट में मदद मिल रही। महाकुंभ में जो आ रहा है वो मोदी योगी की भर भर के तारीफ कर रहा है। महाकुंभ के इंतजाम देख के भक्त झूम रहे हैं क्योंकि मेले में ना तो रहने की व्यवस्था की कोई दिक्कत है, ना खाने पीने की। यहां आने वाले भक्त सारी परेशानी भूलकर भक्ति में रम गए। एक बार देखिए कैसे महाकुंभ में आने वाले भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर। धारे गंगा के बहावेल हमार जोगिया रे, हमार जोगिया डम डम डमारू बजावेल हमार जोगिया रे, हमार जोगिया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्ची राय बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। योगी ने कियो कमालू गजब कई डालो, योगी ने कियो। महाकुंभ के पहले दिन तो पौष पूर्णिमा का पावन स्नान हो गया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, महाकुंभ से जुड़ी वो जरूरी तारीखें जो आपको याद रखनी चाहिए वो भी आपको बताता हूं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं, वो होगा मकर संक्रांति के दिन सुबह 6:15 बजे से यह स्नान शुरू होगा। सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय तय किया गया। सबसे पहले शैव संप्रदाय से जुड़े अखाड़ों के साधु स्नान करेंगे। इसके बाद बैरागी और फिर उदासीन अखाड़े के संतों का नंबर आएगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी 2025 को होना है। फिर बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को अमृत स्नान होगा। माघ पूर्णिमा पर 12 फरवरी को अमृत स्नान होगा। आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी जुटाई गई थी, श्रद्धा की बाकी चीजें जुटाई गई। राम मंदिर का निर्माण भारत की एकता को मजबूत करने का आयोजन बन गया था। अब महाकुंभ के आयोजन में भी ऐसा ही हो रहा है। महाकुंभ देश भर के सनातनियों को एक करने का आयोजन बन गया है। भारत के हर कोने से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। महाकुंभ से पैन इंडिया की झलक दिखाने वाली एक रिपोर्ट देखिए
फिर आपको दिखाता हूं कि विदेशी क्या कह रहे हैं, विदेशी मीडिया क्या कह रही है इस महाकुंभ को लेकर, और वहां विदेशी आ रहे हैं वो कैसे सनातन की भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए। राजस्थान से, झारखंड से, राजस्थान सवाई माधोपुर, सिरसा जिला हरियाणा, हरियाणा से, हाँ, उड़ीसा से, कटक से, हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद आप कहाँ से आए भाई? तेलंगाना हैदराबाद आप कहाँ से आए? झारखंड गिरडी, झारखंड से। झारखंड से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन तो बनाया ही है, महाकुंभ को सनातन धर्म का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर की मीडिया महाकुंभ को कवर करने के लिए प्रयागराज में मौजूद है और इतने भव्य और दिव्य आयोजन को देखकर हैरान हो रही है और प्रशंसा कर रही है। भाई, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि महाकुंभ के आयोजन में जितने लोग आएंगे वो सऊदी अरब में मक्का और मदीना में हर साल हज के लिए जाने वाले 20 लाख लोगों से 200 गुना ज्यादा है। फ्रांस के इंटरनेशनल न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने एक रिपोर्ट में लिखा कि हजारों साल पुराना कुंभ मेला धार्मिक श्रद्धा और अनुष्ठानिक स्नान का प्रदर्शन है। प्रयागराज में नदी का किनारा तंबुओं के विशाल सागर में बदल गया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अखबार गल्फ न्यूज ने लिखा है कि महाकुंभ मेला धर्म, अध्यात्म, पर्यटन और भीड़ प्रबंधन को प्रदर्शित करते हुए भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा समागम बनने वाला है। यूएई के ही एक और अखबार द नेशनल ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के लोगों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन की स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महाकुंभ मेले में 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कों और 10,000 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण अद्भुत है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि इस साल के महाकुंभ की भव्यता पिछले सभी आयोजनों से बढ़कर होने की उम्मीद है। मतलब आप देखिए ना, पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की मीडिया तारीफ कर रही है। यहां कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़। अच्छा, होगा भी क्यों नहीं, तारीफ क्यों नहीं होगी। महाकुंभ अब ग्लोबल हो चुका है और अगले 45 दिन पूरी दुनिया को महाकुंभ से सनातन का संदेश मिलता रहे। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आज ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इस देश में सनातन का विरोध करने वालों की आंखें खोल देगी। महाकुंभ में जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या उन विदेशी श्रद्धालुओं की भी है जिन्हें सनातन की शक्ति यहां खींच कर लाई। भाई, अपने यहां लोग सनातन को मलेरिया और डेंगू बताते हैं, आप देखिए ना, ये विदेशी आ रहे हैं यहां सनातन से जुड़ने के लिए। और एक नाम की तो बड़ी चर्चा है, वो नाम है लॉरेन पॉवेल जॉब्स की। ये जो आप देख रहे हैं महिला, ये आईफोन बनाने वाले वो भाई साहब नहीं थे, अमेरिकी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, ये उनकी पत्नी है। ये महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज में अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची, जिसके बाद लॉरेन पॉवेल को स्वामी कैलाशानंद महाराज ने सनातन धर्म के मुताबिक अच्युत गोत्र दिया है और उनका नाम भी कमला रखा गया है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति लॉरेन पॉवेल के समर्पण और आस्था को दिखाता है। बताइए, विदेशी आ रहे हैं यहां पर, अपना नाम तक बदलने को तैयार है, सनातन में डूबे जा रहे हैं, और यहां इंडिया अलायंस के सहयोगी जो है वो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। महाकुंभ में कुछ विदेशी श्रद्धालुओं की बातें आपको सुनवाता हूं जो महाकुंभ में आकर खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। सुनिए विदेशी क्या बोल रहे हैं। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। विदेशी जो है वो कह रहे हैं मेरा भारत महान, जय श्री राम। यहां लोगों को दिक्कत होती है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने महाकुंभ को ग्लोबल बना दिया। आज भारत के सनातन गौरव की चर्चा दुनिया भर में।
लेकिन बात सिर्फ अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित करने की नहीं। पीएम मोदी देश की गाड़ी को आस्था और विकास के 2 पहियों पर चला रहे हैं। आस्था का सम्मान आपने देखा। अब आपको अगले चैप्टर में विकास की रफ्तार के बारे में बताता हूं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कश्मीर में पीएम मोदी का वो काम कि घोर विरोधी मोदी विरोधी को बोलना पड़ गया कि गजब है मोदी जी। 2100 रुपए के बाद केजरीवाल का वो नया ट्रम्प कार्ड जो दिल्ली चुनाव पलट देगा क्या? बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए कौन सा सीक्रेट प्लान बनाया है, अब इसका चैप्टर। मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा तो बीजेपी ने दिया, लेकिन पीएम मोदी ने अपने काम के जरिए ऐसा रौला क्रिएट किया है कि अब तो इंडिया अलायंस वाले भी बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भाई वो भी क्या करेंगे? जो काम 10 साल 15 साल से लटका हो, लग रहा हो कि है क्या ही होगा, और मोदी करके निपटा दे रहे हैं, तो भाई विरोधी को भी तो बोलना ही पड़ेगा ना कि गजबे किए हुए मोदी जी। आज कश्मीर में यही हुआ है। आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। यह वो टनल है जिसका काम यूपीए के दौर में शुरू हुआ, लेकिन काम में तेजी 2015 में आई जब पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल की प्रोग्रेस का जायजा लिया। सोनमर्ग टनल को पहले जेड मोड़ टनल के नाम से जाना जाता था। इस टनल के बनने से जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जम्मू कश्मीर में ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। टनल के उद्घाटन के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा सब मौजूद थे। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बिना इंडी गठबंधन का जिक्र किए ही इंडी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया और इंडी गठबंधन के एजेंडे को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया, जिसका असर दिल्ली चुनाव पर भी पड़ता दिख रहा है। साथ ही यह भी आज आपको बताऊंगा कि केजरीवाल ने कौन सा ट्रम्प कार्ड चल दिया है और बीजेपी कौन सा दिल्ली के लिए सीक्रेट प्लान बनाए बैठी है। लेकिन पहले सोनमर्ग टनल के उद्घाटन का यह ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी का यह काम क्यों अद्भुत है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का सपना जो है साकार करा है। हमारे आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं टनल का, जो जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करने के लिए, जिससे हमारे लोग टूरिज्म को भी बहुत फायदा होगा और हमारी डिफेंस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सोनमर्ग टनल का बनना और उसका उद्घाटन कोई छोटी घटना नहीं। इस टनल की बेशुमार खासियतों के बारे में आज आपको जानना चाहिए। पहले आपको दिखाता हूं कि कपा देने वाली ठंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को कैसे यह बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे श्रीनगर पहुंचे। उसके बाद वहां से सोनमर्ग पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। सोनमर्ग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। आप पीएम मोदी को देखिए ना बॉस, कितने लेयर के कपड़े उन्हें पहनने पड़े हैं, ऊपर से टोपी पहने हुए हैं। भाई जबरदस्त ठंड है, क्या करेंगे, लेकिन काम रुकता है उनका। पहुंच गए सुबह सुबह 11 बजे। पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि कार्यक्रम स्थल छोटा पड़ गया। कई लोगों को वापस लौटाना पड़ा कि नहीं है जगह, भाई जाओ वापस जाओ। पीएम मोदी ने टनल का उद्घाटन किया, फिर सोनमर्ग सुरंग के अंदर जीप में खड़े होकर चक्कर लगाया। उसके बाद पीएम मोदी ने सुरंग में काम करने वाले लोगों और इंजीनियरों से बात की। यही पीएम मोदी का तरीका है, वो इसी तरह छोटे से छोटे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के कर्मचारियों से या जो मजदूर थे उनको नहीं बुलाया था, जबकि वहां की भी तस्वीरें हैं कि उनके ऊपर फूल बरसाए थे। यहां भी देखिए मजदूरों से मिले। पीएम मोदी ने सुरंग का उद्घाटन करने के बाद कहा कि आज कश्मीर का विकास लोगों को हैरान कर रहा है। अतीत को भूलकर कश्मीर आज नए भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको इस टनल के बारे में बताता हूं। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है।
और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने जिस सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टनल में इतनी खासियतें हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई, कश्मीर के गगनगीर में थजीवास ग्लेशियर के नीचे यह सुरंग बनी हुई है। टनल के एक छोर पर कंगन कस्बा और दूसरी छोर पर सोनमर्ग है। सोनमर्ग टनल समुद्र तल से 8,652 मीटर ऊंचाई पर बना है। 6.5 किलोमीटर लंबी टनल 2 लेन की है। टनल को ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है। इसे बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। टनल बनने से गगनगीर और सोनमर्ग की दूरी 12 किलोमीटर से घटकर 6.5 किलोमीटर की रह जाएगी। सोनमर्ग टनल पर किसी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। यह तो सोनमर्ग टनल की खासियत है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। 10 मीटर चौड़ी मेन टनल का प्रयोग सामान्य ट्रैफिक के लिए होगा। हर घंटे 1000 गाड़ियां टनल से गुजर सकती। टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चल सकेंगी। करीब 6.5 किलोमीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी स्केप टनल भी बनाई गई है। स्केप टनल का प्रयोग इमरजेंसी में किया जाएगा। टनल के दोनों तरफ 6 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड भी बनाया गया है। इसका इस्तेमाल NH1 से टनल तक जाने के लिए किया जाएगा। मतलब हर तरह से तैयारी है, फ्यूचरिस्टिक है कि ये फंस गए तो इस रास्ते से निकल जाएंगे। इसके अलावा टनल में वेंटिलेशन के लिए 8 मीटर चौड़ा और करीब 600 मीटर लंबा वेंटिलेशन टनल भी बनाया गया है, जिससे टनल के अंदर ऑक्सीजन की क्वालिटी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। प्लानिंग देख रहे हैं बहुत सारा। जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पीएम मोदी ने भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर नई तकनीक का हब बन गया है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि वहां पब्लिक क्या बोल रही है और कैसे इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि गजबे कर दिए मोदी जी। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। और ये उस कश्मीर में बन रही है बॉस, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तो जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सब कुछ चुनाव के लिए करते हैं, नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए करते, नहीं ना बनी सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी ने छोड़ तो नहीं दिया कि नहीं आप छोड़ो, जब कश्मीर में सरकार नहीं बनी जान दो। काम चल रहा है। सोनमर्ग टनल बनने से कश्मीर के लोगों को कितनी राहत मिली है आप देखिए ना भाई। अभी तक सर्दियों में 6 महीने सोनमर्ग जाने का रास्ता बंद रहता है। सुरंग बनने से पूरे साल सोनमर्ग का रास्ता खुला रहेगा। पूरे साल श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टिविटी होने से पर्यटन का कारोबार ठप नहीं पड़ेगा। इसी वजह से कश्मीर के लोग खुद पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार कश्मीरियों को सुनिए, फिर बताऊंगा कि सोनमर्ग टनल के उद्घाटन से इंडी गठबंधन का एजेंडा कैसे बेनकाब हुआ है। का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इससे बहुत डेवलप हो जाएंगे कश्मीर कि ये सोनमर्ग जो है 12 महीने खुला रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही शुक्रगुजार है, इन्होंने ये देरीना मांग हमारे पूरी की है। ये 6 महीने बंद रहता था सोनमर्ग, अब टनल से ये बराबर 12 महीने खुला रहेंगे। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी का बहुत ही शुक्रगुजार है। बहुत बढ़िया लोग हैं। आप देखिए लोग कितने आए हैं यहाँ पे, वहाँ जगह नहीं है, अब लोगों को वापस कर रहे हैं। वो लोग इधर रुके हैं, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ है इधर। लोग खुशी से आए हैं इधर। हम जो लोग हैं यहाँ के वो खुशी से यहाँ पे आए हैं और हम निहायत ही खुश हैं कि यहाँ पे जो इनाग्रेशन हो रहा है लोगों का, आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो निहायत तो खुश हैं हम इस पर और वेलकम करते हैं जनाब मोदी साहब। बहुत ये लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। वोट भले ही ना दिया हो, लेकिन इनको भी अंदर ही अंदर तो पता है कि काम हो रहा है। भाई 2025 हो गया ना। अगर किसी को यह समझ में आ रहा था कि 6 महीने सोनमर्ग कट जाता है और ऐसा टनल आज बन सकता, पहले नहीं बन सकता था। कोई मोदी लगता है इसके उद्घाटन के लिए। अच्छा, पहले ऐसा नहीं कि सोचा नहीं गया, लेकिन भाई घोंगे की रफ्तार से काम हो रहा है।
सोनमर्ग टनल की डिमांड सालों से घाटी के लोग कर रहे थे, लेकिन काम कछुआ कहिए, घोंगा कहिए, मतलब ऐसे ऐसे रेंग रेंग के हो रहा था। आपको सोनमर्ग टनल की पूरी टाइमलाइन बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या कमाल किया है। सोनमर्ग टनल का कॉन्सेप्ट 2005 में आया, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कॉन्सेप्ट 2005 में आया, 2012 लग गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को टनल के कॉन्सेप्ट को कंसीव करने में। फिर 2012 में यूपीए सरकार के दौरान टनल का भूमि पूजन हुआ। टनल का टेंडर IL&FS की टनलवे लिमिटेड कंपनी को दिया गया, लेकिन काम वही धीरे धीरे सुस्त चल रहा था। 2018 में प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHAI DACL को ट्रांसफर किया गया। लो आप लो, इसको खत्म करो। क्या चल रहा है ये सब? वित्तीय दिक्कतों में फंसी IL&FS का टेंडर जनवरी 2019 में खत्म कर दिया गया। जनवरी 2020 में प्रोजेक्ट का टेंडर लखनऊ की APCO इंफ्राट्रेक को हासिल हुआ। जून 2021 तक खुदाई पूरी हो गई, कच्ची सुरंग तैयार हो गई। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिलिट्री और इमरजेंसी सर्विस के लिए टनल शुरू करने की घोषणा भी कर दी। फरवरी 2024 में टनल का उद्घाटन होना था, लेकिन आचार संहिता की वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया। यानी आप सोचिए कि 2005 से 2012 तक टनल का सिर्फ भूमि पूजन हो पाया था। 7 साल में ये लोग भूमि पूजन कर पाए थे भाई। ये थी यूपीए सरकार के काम करने की स्पीड। 2014 में पीएम मोदी ने सत्ता संभाली, 19 में दोबारा टेंडर हुआ, 5 साल में सुरंग बनकर तैयार हो गई। आजादी से 2025 तक इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो सकता है। मोदी से 5 साल में हो जा रहा है। और जो लोग इतना ज्ञान देते हैं, विदेश में जाके बताते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, उनकी सरकारों को ये काम करने में इतने साल मिले, 75 साल, 70 साल, 65 साल, उनसे नहीं हो पा रहा था। यह है मोदी सरकार के काम करने की स्पीड। पीएम मोदी कश्मीर को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लेकर चल रहा है, और तभी वो कहते हैं कि कश्मीर के सपने पूरे होने के रास्ते में हर मुश्किल को वो हटा देंगे। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। यानी पीएम मोदी के आने के बाद सोनमर्ग टनल पर बहुत तेजी से काम हुआ। इस दौरान कोविड भी तो आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ठप पड़ गई। और तो और सोनमर्ग टनल पर आतंकी हमला भी हुआ। पिछले साल 20 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे सोनमर्ग टनल के मजदूरों के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में टनल के काम से जुड़े 7 लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद टनल के काम से जुड़े हुए लोगों का हौसला नहीं टूटा। वो लगातार मेहनत करते रहे, और इसी का नतीजा है कि आज ये शानदार टनल बनकर तैयार हो गया। और टनल से जुड़े लोग जो काम कर रहे थे, उन पे आतंकी हमला होना आपको बताता है कि आतंकियों और पाकिस्तान को कितनी आग लगी हुई थी इस टनल के बनने से। आज टनल के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने उन सभी मजदूरों को भी याद किया। बॉस, मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है, और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहा है। दूसरी तरफ सोनमर्ग टनल के बहाने ही इंडी गठबंधन का एजेंडा भी पब्लिक के सामने आ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि सोनमर्ग टनल और इंडी गठबंधन का क्या कनेक्शन। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी गए हुए। उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी इंडी गठबंधन का ही तो हिस्सा है, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो राहुल गांधी की नींद उड़ा देगी। इंडी गठबंधन के नेताओं को पसंद नहीं आएगी। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कह दिया कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मतलब एक तरीके से राहुल गांधी के साथी, जिनके साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी अभी जम्मू कश्मीर का, राहुल गांधी के साथी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव कराने का वादा किया था, और 4 महीने के अंदर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा भी दिए। सुनिए उमर अब्दुल्ला कैसे दिल खोल के नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे, और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया।
और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन के आरोपों के गुब्बारे में फैक्ट की सुई चुभो दी। देश में कहीं भी चुनाव है, अगर इंडी गठबंधन के दल हारते हैं तो फौरन चुनाव आयोग ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर जो कहा वो इंडी गठबंधन के आरोपों से एकदम अलग है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव पूरी तरह से फेयर थे। राहुल गांधी जी अगर देख रहे हो पाठशाला तो सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उमर अब्दुल्ला ने इंडी अलायंस के एजेंडे को ही खत्म नहीं किया, बल्कि इंडी गठबंधन के नेताओं को चिढ़ाने वाली बातें भी कही। पीएम मोदी की तारीफ चाहे देश में हो या विदेश में, इंडी गठबंधन के नेताओं को तो पसंद आती नहीं है, वो राजनीति ही करते हैं उस पर। अगर पीएम मोदी की तारीफ इंडी गठबंधन का कोई नेता करे तो इंडी अलायंस के बाकी नेताओं का क्या हाल होगा, आप सोचिए। उमर अब्दुल्ला ने आज पीएम मोदी की जमकर तारीफ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत उत्साह है। पीएम मोदी का कश्मीर से पुराना नाता रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी बार बार कश्मीर आएंगे। सुनिए उमर अब्दुल्ला को, फिर दिखाऊंगा कश्मीर के लोग कैसे पीएम मोदी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। उमर अब्दुल्ला तो गजब ही किए हुए हैं, बार बार आप आए, बार बार आप आए, यहीं रहें। कहीं राहुल गांधी फोन करके ना पूछ लेंगे मैं आऊं कि नहीं आऊं। भाई उमर अब्दुल्ला अगर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह उमर अब्दुल्ला जमीनी हकीकत से दूर भागने वाले नेता नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि कश्मीर में लोगों की सोच बदल रही है। घाटी के लोग अब विकास के सपने देख रहे हैं। पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और ये तस्वीरें उसी भरोसे का एग्जाम्पल है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं जब कश्मीर में चिलाई कला शुरू हुआ। चिलाई कला के दौरान कश्मीर में खून जमा देने वाली ठंड होती है। आप देखिए कैसे पीएम मोदी के कटआउट को कश्मीर के लोग फेरन पहना रहे हैं, अंगीठी दिखा रहे हैं। यह है पीएम मोदी के लिए क्रेज, पीएम मोदी पर भरोसा, जिस वजह से पीएम मोदी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। खुद पीएम मोदी ने कहा कि वो कश्मीर आने के लिए कितना बेचैन रहते हैं। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी को, फिर आपको बताऊंगा कि दिल्ली में चुनाव में कैसे हलचल तेज हो गई है कश्मीर में जो हुआ है उसके बाद। 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर यहां की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद यहां आपके बीच आने के लिए मेरी बेसब्री और बढ़ गई थी। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेरा कितना लंबे कालखंड से आप सबसे नाता रहा है और यहां आता हूं तो बरसों पहले के दिन याद आने लग जाते हैं। सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, गांदरबल में बारामूला हो, सब जगह हम घंटों घंटों कई किलोमीटर पैदल सफर किया करते थे। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में भी दिखा दिया कि वो जो बोलते हैं डिलीवर करते हैं और पीएम मोदी किसी और पर जो बात कहते हैं वो भी डिलीवर हो जाती है। जैसे पीएम मोदी ने जिन प्रोजेक्ट्स की घोषणा की वो डिलीवर तो हो ही रही है। पीएम मोदी ने इंडी अलायंस पर जो भविष्यवाणी की वो भी सही साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में ही इंडी गठबंधन को लेकर बात कही थी कि लोगों ने अलायंस तो बना लिया, ये टिकने वाला नहीं है। दिल्ली चुनाव आते आते ये सब होता दिख रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले कैसे इंडी गठबंधन के सारे सहयोगियों के निशाने पर कांग्रेस आ गई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले सुनिए, पीएम मोदी ने इसको लेकर भविष्यवाणी की थी तो आपको याद ही होगा। पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी दिल्ली चुनाव में सही साबित होती दिख रही। लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए मजबूरी में एक हुए लोग अब असली रंग दिखा रहे हैं।
दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई चल रही है, उसको लेकर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। जो कांग्रेस खुद को इंडी गठबंधन का लीडर मान रही थी, अब उस कांग्रेस को इंडी गठबंधन की पार्टियां गठबंधन बिखरने का जिम्मेदार ठहरा रही। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि अगर इतना कंफ्यूजन है तो इंडी गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। आज शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस को इंडी गठबंधन की बदहाली का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं दिल्ली में क्या हो रहा है। इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना, मैं ये नहीं मानता हूं। जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था, हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। कांग्रेस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। संजय राउत के जो है वो कांग्रेस की जिम्मेदारी बता रहे। कांग्रेस जिम्मेदारी लेती कब है? वो तो दूसरों पे डालती है कि पत्रकार ढंग से काम नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन ढंग से काम नहीं कर रहा, जुडिशरी नहीं कर रही। कांग्रेस कब जिम्मेदारी लेने लगी भाई? और आप कांग्रेस का हाल देखिए, जो इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ने के बाद किस तरह खुद को दिल्ली के चुनावी मुकाबले में बनाए रखने के लिए हाथ पैर मार रही। एक तरफ दूसरी पार्टियों के तमाम नेता दिल्ली चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। भाई आप देख ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एकदम घोड़े खोले हुए हैं, रोज लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तक दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत छुट्टी मना के आज लौटे हैं, अब ये नींद से उठे, अब इनकी दिल्ली चुनाव में एंट्री हुई है। जब आधा चुनाव निकल गया तब ये छुट्टी मना के आए। हाँ क्या हो रहा है बताओ जरा। आधा पेपर एग्जाम का लोग भर के बैठ गए हैं, ये अभी एग्जामिनेशन हॉल में घुसे हैं कि जरा मेरा क्वेश्चन पेपर दीजिए, पेपर दीजिए। और उसके बाद गाली किसको देंगे, कोसेंगे किसको? ईवीएम को। बॉस अपना तो देखिए आप क्या करते हैं। नए साल की छुट्टी में बिजी रहने के बाद आज राहुल गांधी का मूड बना कि दिल्ली में चुनाव प्रचार किया जाए। चुनावी रैली की आज उन्होंने कांग्रेस की तरफ से नेशनल लेवल के किसी नेता की दिल्ली चुनाव में यह पहली रैली है। सीलमपुर रैली में अपने चुनावी अभियान का आगाज करके राहुल गांधी ने फिर इशारा कर दिया कि कांग्रेस का फोकस क्या रहने वाला है। सीलमपुर सीट पर करीब 60% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन अपनी पहली रैली में राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी की भविष्यवाणी पर मुहर लगा दी। सीलमपुर की रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी को एक जैसा बता दिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। सुनिए राहुल गांधी को। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई और आप जानते हो। बॉस को इनसे पूछेगा, अभी कुछ दिन पहले आप यही केजरीवाल के साथ गठबंधन करके दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर आज आप कह रहे हो ना कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाए, झूठे वादे करते हैं मोदी की तरह, काहे किए थे गठबंधन बॉस? तब आपको केजरीवाल में ये सब कमी नहीं दिख रही थी, आज कमी दिखने लग गई। कौन इनकी बात पे भरोसा करेगा? जहां जब मन जिससे सट जाते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जहां जब मन जिससे अलग हुआ उसको गाली देते हैं। यही इंडी गठबंधन का हाल है। आज राहुल गांधी ने अपनी रैली में केजरीवाल पर डायरेक्ट हमला किया, जबकि यही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। यानी इंडी गठबंधन सिर्फ नाम के लिए बचा है। राहुल गांधी के अटैक पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की। यानी उन्होंने भी बता दिया केजरीवाल ने कि तुम्हारी पार्टी नहीं बच रही बॉस, मेरे को गाली देके क्या मिलेगा। इंडी गठबंधन में मचे घमासान के बीच दिल्ली में चुनावी राजनीति हर दिन नए ट्विस्ट ले रही है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है।
आम आदमी पार्टी अग्रेसिव मोड में कैंपेन कर रही है, हर मुद्दे को कवर कर रही है। बीजेपी सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है जिससे विरोधियों को घेरा जा सके। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के सीक्रेट प्लान के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कौन सा नया दांव चल दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। जाट नेताओं से मुलाकात के बाद जाट आरक्षण के मुद्दे पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जाट आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग की। सुनिए जाट नेताओं से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए नए मुद्दे बीजेपी के सामने रख रहा है। बीजेपी ने भी दिल्ली के लिए सॉलिड प्लान तैयार किया है बॉस। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने तो संभाली है। पीएम मोदी दिल्ली में 2 रैलियां कर चुके हैं। इसके साथ ही अमित शाह भी दिल्ली के चुनावी घमासान में उतर चुके हैं। अमित शाह ने कुछ दिनों पहले दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से एक कार्यक्रम में मुलाकात की। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह मोर्चा संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने सीक्रेट प्लान भी बनाया है, जिसके तहत बीजेपी दिल्ली के दलित वोटर्स पर फोकस कर रही है। बीजेपी दलित वोटों पर इतना फोकस क्यों कर रही है, इसके लिए दिल्ली में वोटों का गणित समझना होगा। दरअसल दिल्ली में कुल वोटर्स के करीब 18% दलित वोटर और दिल्ली में कम से कम 30 ऐसी सीटें हैं जहां कम से कम 15% दलित वोटर है। बीजेपी ने इन सीटों को साधने के लिए मेगा प्लान बनाया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसके तहत दिल्ली में दलित वोटों के प्रभाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए बीजेपी ने हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब और यूपी से 30 सीनियर दलित लीडर बुलाए, जिन्हें एक सीट की जिम्मेदारी दी गई, जिन्हें विधानसभा प्रवासी संयोजक नाम दिया गया है। इनके अलावा हर सीट पर 30 विधानसभा विस्तारक और 30 विधानसभा पालक भी हैं। यानी दलितों के प्रभाव वाली 30 सीटों पर 90 लीडर बीजेपी ने काम पे लगाए। दिल्ली में 1970 बूथ ऐसे हैं जिनमें 30% से ज्यादा दलित वोटर हैं। ऐसे हर बूथ के लिए बीजेपी ने 15 लोगों की टीम बनाई है। यानी इन सीटों पर करीब 30,000 कार्यकर्ताओं को लगाया गया। बाकी दलितों के प्रभाव वाले बूथों पर 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम काम कर रही है। ऐसे में अगर दलित वोटर्स के प्रभाव वाली सभी 30 सीटों की बात करें तो बीजेपी के 45,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इन वोटर्स को साधने के काम में लगाए गए। दलित वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन भी कर रही है। यानी दिल्ली में बीजेपी भी पूरा हाथ पैर मार रही। केजरीवाल रोज नया कुछ ना कुछ जो है वो मुद्दा लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस अभी शुरू हुई है, छुट्टी खत्म हुई है राहुल गांधी की, तो देखिए कहां जाएगी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा महाकुंभ में बाबा को क्यों गुस्सा आया। सवाल पूछने वाले को चिमटे